हेलो क्लास 10th, वेलकम टू एडियो फ्लाई विद नैंसी गुप्ता। इस लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे पहले वाले वीडियो से हमने डिस्कस किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, द रोल ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ काउंट कैवर, मजीनी, गैरिबल्डी इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। और आज हम पढ़ेंगे लास्ट यूनिफिकेशन, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। ओके, सो सब तैयार है। बहुत मजेदार और सबसे आसान यूनिफिकेशन है इसका, जो कि लगता है बच्चों को। वैसे तो सबकी अपनी अपनी पसंद है, किसी को कोई और पसंद आता है, किसी को जर्मन फेडरेशन आसान लगता है, ऑटोमन बिस्मार्क का कंट्रीब्यूशन अच्छा लगता है, लेकिन ये बहुत इजी है याद करने में। देखो कैसे, जैसे कि आपने देखा था, जिन बच्चों ने अभी तक यूनिफिकेशन ऑफ इटली नहीं देखा है प्लीज देख लीजिए, क्योंकि वो जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। अब जैसे हमने इटली देखा था, इट वाज डिवाइडेड इनटू 7 पार्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट, राइट। तो यूनिफिकेशन का मुद्दा क्या था कि सातों को एकजुट करना है। ऐसे ही यहाँ पे ब्रिटेन में प्रॉब्लम ये था बच्चों कि ब्रिटेन अपने आप में 4 हिस्सों में डिवाइडेड था। अब ये हिस्से नहीं थे, ये जमीनी तौर पे डिवाइड नहीं था, ये कल्चर के हिसाब से डिवाइड था, लोगों की आइडेंटिटी के हिसाब से डिवाइडेड था। यहाँ पे कल्चर डिफरेंसेस थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। इट वॉज कल्चर डिफरेंसेस। अब देखो कल्चर डिफरेंसेस कैसे थे। इंग्लिश पीपल थे, ये सबसे ज्यादा थे, ठीक है, सबसे ज्यादा इंग्लिश पीपल थे कंट्री में। फिर थे वेलिश, फिर थे स्कॉटिश। सेकंड नंबर पर जो जनता थी ना, जो पॉपुलेशन थी, वो स्कॉटिश की थी। और थर्ड नंबर पे आयरिश की थी, जो कि आयरलैंड में रहते थे, आयरलैंड में रहते थे। क्लियर है। 4 आइडेंटिटी याद रखनी है ब्रिटेन के लिए, इंग्लिश, स्कॉटिश, आयरलैंड एंड वेलिश, ठीक। अब देखो प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि जो ब्रिटेन था उसका ये किस्सा बहुत समय से चल रहा था, बहुत लंबा चला और चला भी बहुत लंबा, कि कोशिश कर रहे थे लोग, क्योंकि 4 अलग अलग यूनिक आइडेंटिटीज रह रही थी। आप चारों को एक बना देना, एक लैंग्वेज दे देना, एक तौर तरीका दे देना, एक झंडा दे देना बहुत मुश्किल था। सब अपने अपने झंडे, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने रिलीजन को इस्तेमाल कर रहे थे, इवन अपने अपने ड्रेसेस को भी, ठीक है, अपने अपने स्टडी पैटर्न्स को भी, ये सब इनका अलग था। अब जैसे धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंग्लिश क्योंकि पॉपुलेशन में ज्यादा थे, तो इंग्लिश अपनी सत्ता जमाने की कोशिश कर रहे थे। इंग्लिश डोमिनेट कर रहे थे, हर किसी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे कि फटाफट से तुम इंग्लिश बन जाओ, इंग्लिश की ही चलेगी, बाकी सब छोटे हैं या बाकी सबकी चलेगी ही नहीं। तो धीरे धीरे करके हमने देखा कि सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पैसे वाला, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन में कौन बन गया, इंग्लिश। बाकी सारे लोग, अब आप ये सोचो, जब एक जने की पावर इतनी बढ़ जाए, बहुत बढ़ जाए, तो 3 लोगों को जाहिर सी बात है वो दबाने में सक्सेसफुल हुआ। तो अब हमें यही देखना है पूरे यूनिफिकेशन में कि अकेले इंग्लिश ने बाकी सारे लोगों को कैसे सप्रेस किया, कैसे दबाया, और कैसे उन्होंने पूरे ब्रिटेन को एक ग्रेट ब्रिटेन ऑफ इंग्लिश पीपल बना दिया। देखो अब जिस तरीके से इनकी पावर बढ़ रही थी ना, तो उन्होंने अपनी डोमिनेंस जतानी शुरू करी। सबसे पहले पार्लियामेंट में इन्होंने कोशिश करी पार्लियामेंट पूरा इनके हाथ में आ जाए, वहां पे सारे लोग जो भी हों वो सब इंग्लिश मैन हो, तो उन्हीं की चलेगी, लॉज भी उन्हीं की आएंगी। सेम चीज होने लगी एक्ट ऑफ 1707 में। एक फॉर्मेशन हुआ यूनाइटेड किंगडम, जो मैंने यूके लिखा है ना बच्चों, ये यूनाइटेड किंगडम है, अपने कॉपी में इसको यूनाइटेड किंगडम ही लिखिएगा। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बन गया, जिसमें 2 लोगों ने साथ में मिलके डिसीजन लिया। साथ में मिलके कैसे लिया था, इंग्लिश और स्कॉटिश ने, ठीक है। ये मिले थे 1707 में। इन दोनों ने ये तय किया, देखो क्योंकि ये पहले नंबर पे ज्यादा थे पॉपुलेशन में, ये दूसरे नंबर पे ज्यादा थे, तो दोनों को लगा कि आपस में बनाकर चलते हैं, क्योंकि ये तो पहले ही डर रहे थे कि इंग्लिश जो है पूरी सत्ता ले लेंगे। तो दोनों मिल गए, उन्होंने कहा है काम करते हैं, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लेते हैं, जिसमें सब कुछ आपका और मेरा होगा, ठीक है। वेलिश को भूल जाओ, इरिश को भूल जाओ, ठीक। ये इन्होंने सोचा। आज जब इन्होंने सोच लिया तो एक पार्लियामेंट बन गई, जिसको डोमिनेट कौन कर रहा था, जाहिर सी बात है इंग्लिश के पीपल कर रहे थे। अब ये लोग चाहते थे कि इंग्लिश ही चले, इंग्लिश का कल्चर चले, इंग्लिश की लैंग्वेज चले, इंग्लिश का आइडेंटिटी चले, इंग्लिश का झंडा चले, बाकी जो और छोटी छोटी आइडेंटिटीज हैं, दैट इज वेलिश एंड इरिश, ये खत्म हो जाए, ये जो है चली जाए या फिर ये हमारे वाले उसको एक्सेप्ट कर ले, सब इंग्लिश बन जाए, इंग्लिश मैन बन जाए। क्लियर है। अब देखो कि आगे क्या हुआ। आगे अगर हम बात करें, अभी हम स्कॉटिश की बात कर रहे हैं। इंग्लिश लोग बहुत चालाक थे, बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने सोचा कि धीरे धीरे पहले जगह बनाई, स्कॉटिश के साथ समझौता किया, ग्रेट यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना लिया। अब ये इतने स्मार्ट और पावरफुल
पावरफुल हो गए थे, पूरी पार्लियामेंट इनके पास आ गई थी कि उन्होंने सोचा धक्का मारो स्कॉटिश को सबसे पहले। तो सबसे ज्यादा बच्चों जो पॉपुलेशन थी कैथोलिक्स की थी उस वक्त स्कॉटलैंड में, ठीक है। कैथोलिक्स की सारी आवाज को, उनके सोच को, उनकी रीति रिवाज को, उनके रिलीजियस तरीकों को दबा दिया गया स्कॉटिश हाईलैंड में। शुरुआत ऐसी हुई, धीरे धीरे करके सारे लोगों को स्कॉटलैंड में बोला गया गैलिक बोलना वो बंद कर दे। गैलिक उनकी लोकल लैंग्वेज थी बच्चों, उनको बोला गया गैलिक नहीं बोलोगे, इंग्लिश बोलोगे, ठीक है। दे वर फॉरबिडन टू स्पीक गैलिक लैंग्वेज। दूसरा, उनकी जो नेशनल यूनिफॉर्म थी वो मना कर दी, नहीं पहन सकते, वही पहनोगे जो इंग्लिश पीपल बोलेंगे पहनने के लिए, फॉरबिडन। ये फॉरबिडन नहीं था, ये थोड़ा सा अलग है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको कहा गया है कि आप छोड़ के चले जाइए ग्रेट ब्रिटेन को, कहीं और चले जाओ। अगर ये नहीं कर सकते, अगर अपनी नेशनल ड्रेस नहीं छोड़ सकते, अगर आप गैलिक लैंग्वेज नहीं छोड़ सकते, तो फिर आप ये कंट्री छोड़ के कहीं चले जाइए, यू लीव योर होमलैंड। जैसा कि क्लास 9 में हिटलर के टाइम पर हुआ था, सेम ये लोग ने करना शुरू कर दिया। अब ये तो स्कॉटिश की बात हुई, स्कॉटलैंड की बात हो गई। अब देखो आयरलैंड बचा है, अभी आयरिश पीपल बचे हैं। आयरलैंड की कहानी ये थी बच्चों, पूरा आयरलैंड 2 पार्ट में डिवाइडेड था, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट, जिसमें कैथोलिक्स बहुत ज्यादा थे, लार्ज इन नंबर, ठीक है, प्रोटेस्टेंट कम थे नंबर में। अब मैं ये आपको बता दे रही हूँ बच्चों की कैथोलिक रूट से चला आ रहा है क्रिश्चियनिटी। जब हम क्रिश्चियनिटी पढ़ते हैं ना, तो कैथोलिक एक ऐसी चीज है जो बेस से बनी है और बेस से चल रही है। प्रोटेस्टेंट कैथोलिक से बने थे, ये एक नई सोच के लोग थे, तो ये कम है लोग, यहाँ पे कम फॉलोअर थे और यहाँ के ज्यादा फॉलोअर थे। इनके रीति रिवाज अलग थे और बहुत स्ट्रिक्ट और एडमेंट थे, ठीक है। तो अब जो मुद्दा था, कैथोलिक्स क्योंकि ज्यादा थे और कैथोलिक्स आयरलैंड नहीं चाह रहे थे कि उनके साथ भी उनको सप्रेस किया जाए, तो उनके एक लीडर ने, जिनका नाम था वोल्फ टोने, इन्होंने अपने आयरिश लीडर्स के साथ ठीक है रिवोल्ट किया 1798 में। 1798 देखो, 1707 से चल रही है इनकी ये हुकूमत और 1798 आ गई, यानी कि कितने साल हो गया, बाप रे, इतने साल तक इनकी हुकूमत चलती रही, लोग उनकी तानाशाही को बर्दाश्त करते रहे। तो इन्होंने लड़ाई की, इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ब्रिटिश का नहीं चलेगा, हमारा भी कल्चर है, हमारी भी आइडेंटिटी है, पर इनकी कोई बात नहीं मानी गई। फाइनली 1801 में इनको मजबूर कर दिया गया कि ये भी ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बन जाए, यानी कि ये भी अब इसमें शामिल हो गए। स्कॉटलैंड की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई, आयरिश की अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई, सारे लोग क्या बन गए हैं, ग्रेट ब्रिटेन यानी कि इंग्लिश बन गए हैं, ठीक है। तो फाइनली ये हुआ। अब जो नया ब्रिटेन बनकर आया, वेलिश की पॉपुलेशन बहुत कम थी, वेलिश को तो वैसे भी उठा के फेंक ही दिया था लोगों ने, ठीक। तो जो नया ब्रिटेन बना बच्चों, उसमें अब क्या क्या था, उनका एक फ्लैग था जिसका नाम था जैक यूनियन, ठीक है। एक झंडा बना दिया सारे लोगों के लिए, नेशनल एंथम बनाया जिसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल किंग, हमारे राजा को हमेशा बचा के रखना। मातृभाषा, मातृ लैंड का कोई नामो निशान नहीं था, बस राजा ही राजा था उसमें। और इंग्लिश लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, सबको वही बोलना है, ठीक है। इट वॉज मेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज और ये बोलनी कंपल्सरी थी। अब चाहे आप आयरलैंड में रहो, स्कॉटलैंड में रहो, क्योंकि सारे लोग कहाँ पे अब आ गए हैं, कहाँ का हिस्सा बन गए हैं, ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बन गए हैं। दिस इज नाउ नोन एज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। कई बार जो बच्चे बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, जिनमें क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, वो बच्चे मुझसे, एक बच्चे ने मेरे से एक सवाल किया था लास्ट ईयर स्कूल में जब मैं पढ़ा रही थी यही चीज कि मैम ग्रेट ब्रिटेन और ब्रिटेन में क्या अंतर है। कहीं कहीं आपकी पूरी हिस्ट्री बुक में आप देखोगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में कहीं लिखा होता है ब्रिटेन, कहीं लिखा होता है ग्रेट ब्रिटेन। तो मैम इसमें क्या डिफरेंस है? बच्चों इसमें यही डिफरेंस है। बहुत बढ़िया सवाल उस बच्चे ने किया था कि व्हेन वी टॉक अबाउट ब्रिटेन, तो ये एक स्ट्रगल से पहले, यूनिफिकेशन से पहले ये ब्रिटेन था, और जब हम ग्रेट ब्रिटेन की बात करते हैं तो कुछ हिस्से उसमें जुड़ जाते हैं जो कि पहले इंडिपेंडेंट थे, जैसे कि वेलिश, स्कॉटिश, आयरिश। अब अगर ये इसमें जुड़े हुए हैं, अगर ये लोग भी इन्हीं लोगों के साथ हैं, तो हम बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है बच्चों। तो ये आपके चैप्टर के हिसाब से थोड़ी बहुत नॉलेज थी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ब्रिटेन एंड ग्रेट ब्रिटेन। बाकी ये यूनिफिकेशन बहुत आसान है, वेरी इजी टू लर्न। पहले स्कॉटिश को बाहर किया, फिर आयरिश को बाहर किया। स्कॉटिश ने कैसे रोका, कैथोलिक से क्या क्या छीना गया, आयरिश से क्या क्या छीना गया, उन्होंने रिवोल्ट कैसे किया, फिर लास्ट में क्या हुआ, बस यही आपको याद रखना है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे मैम तो कह रही है बस यही है तो बहुत बड़ा हो गया। बच्चे 2 बार सुनोगे ना याद हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन से अगर बैठे हुए हो, वैसे भी ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। तीनों कहानियां यूनिफिकेशन की बहुत दिलचस्प है,
और नोट्स में आपको दूंगी, इसी को अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करिएगा, आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चैप्टर अबाउट टू फिनिश पर है, वी आर ऑन अ फिनिश लाइन। 2 चीजें रह गई हैं, एलेगोरी रह गया है, इंपीरियलिज्म और नेशनलिज्म रह गया है। उसके अलावा जो मुद्दे के मोटे मोटे टॉपिक्स थे ना, 5-5 नंबर के जो टॉपिक्स थे, वो ऑलमोस्ट डन है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम है, सारी वीडियोस देख लीजिए चैप्टर की, आराम से पढ़ लीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम है पूछ लो, एनसीईआरटी का एक एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ नहीं छूटा है, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।